हेलो दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, दी गई आकृति को बनाने में न्यूनतम कितनी रेखाओं की जरूरत होती है, मतलब सीधी रेखाएं कितनी हमने यहाँ प्रयोग की है। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत से बच्चे इसमें गलती करते हैं और बहुत सिंपल होता है। एक बार समझ लो ट्रिक क्या लगानी है। आपको इसमें कोने पकड़ने हैं। जैसे ये पहला कोना मैं पकड़ लूं, यहां से जितनी रेखाएं जाए उनको पकड़ते चले जाओ। एक, फिर यहाँ दो, फिर यहाँ तीन, फिर यहाँ चार। फिर अगला कोना पकड़ो, जैसे मैंने यहाँ से पकड़ा, एक ये रहा पाँच, एक ये रहा छः। ये कोना पकड़ेंगे तो यहाँ से सात, ये आ गई यहाँ तक आठ, ये नौ। फिर इस कोने को पकड़ लो, यहाँ से एक ये जाएगी रेखा 10, एक ये गई 11, एक ये ऊपर छोटी 12, एक यहाँ से 13, एक यहाँ से 14। फिर इस कोने को पकड़ लो, यहाँ से एक रेखा गई 15 और एक रेखा ये दिख रही है आपको इस कोने से, क्योंकि बाकी सारी इस कोने से हो चुकी हैं। तो टोटल 16 रेखाएं हैं जो इस फिगर को बनाने में यूज हुई हैं। भाई ट्रिक अगर हमारे सेशन में आपको बढ़िया लगती है तो लाइक कर दिया करो, सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों तक, ताकि वो भी इसका फायदा उठा पाए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इसका आंसर जो हुआ वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संबंधित संख्या का चयन करना है। जैसे रोड का जो कोड है वो 26 है, 24 माफ कीजिए। ये क्या है, एनालॉगी का क्वेश्चन है। ये होती है मिक्स्ड एनालॉगी। अब मिक्स्ड क्या होती है, जिसके अंदर हमारे पास अल्फाबेट भी होते हैं और न्यूमेरिकल भी। ये नंबर्स हैं, इधर अल्फाबेट है। इस अल्फाबेट से एक शब्द बना है, यहाँ नंबर बना है। शब्द और नंबर एनालॉगी कह सकते हैं हम इसको। तो रोड से जैसे 24 बना है तो ध्वनि से वैसे ही क्या बनेगा, ये आपसे पूछा गया भाई। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होता है ना भाई, हमें अल्फाबेट से नंबर बनाना है। और अंग्रेजी वर्णमाला में अल्फाबेट का मतलब होता है कौन सा अल्फाबेट कितने नंबर पे आता है। जैसे आर की प्लेस वैल्यू क्या है अंग्रेजी वर्णमाला में, कितने नंबर पे आता है, ए से स्टार्ट होते हुए। तो आर आता है हमारा 18 नंबर, ओ आता है 15। अब ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इनके बिना तो आप ये 24 नहीं बना सकते, क्योंकि नंबर में बदलना है तो प्लेस वैल्यू लगानी पड़ेगी। डी देखें तो कितने पे होता है, 4 पे। ई देखें तो कितने पे होता है, 5 पे। अब आप देखो 24 पे जाने के लिए 18 और 5 23 10 33 तो यही हो गया। तो इसके दो तरीके होते हैं, या तो सबको जोड़ के देख लो, 18 15 33 4 37 5 42। अब ये देखो 42 से 24 कैसे बन सकता है, इसको उल्टा लिखा जा सकता है, 2 4 लिख सकता हूँ, 4 2 को 2 4 लिख सकता हूँ। बट ये बहुत ही ना मतलब अनकॉमन सा है। ठीक है, ये कोई मैथ पैटर्न नहीं होता मतलब, लेकिन कई बार ये भी यूज होता है। तो अब दूसरा जो तरीका होता है वो क्या होता है कि इसको छोटी संख्या बनानी है, आ रहा 42 छोटी बनानी है। तो फिर छोटी बनाने के लिए ना सबकी प्लेस वैल्यू जो आई है उनके अंकों को जोड़ के देख लो। जैसे 18 का एक और 8 जोड़ लो, 15 का एक और 5 जोड़ दो, 4 और 5 तो हैं अकेले अकेले, इन सबको जोड़ के देख लो कि 24 आ रहा है। 8 1 9 1 10 5 15 4 19 5 24। इसका मतलब क्या है, सारे अंकों को जोड़ा गया है। अब अगर अंकों को जोड़ के भी 24 नहीं आता या उसके आस पास नहीं आता, तो फिर हम इस 42 के क्रम को उल्टा करके 24 मान सकते थे, तब मानना है। ठीक है, अब यहाँ तो अंकों का योग आ गया, तो सिर्फ अंकों की योग से इसका आंसर आएगा। अब हम ध्वनि को देख लेते हैं, उसके अंकों का योग क्या बनता है और उससे निकालेंगे फिर उसका कोड, जो कि ऑप्शन में दे रखा है भाई। डी कितने पे होता है, 4 पे, एच 8 पे, ओ 15 पे, एन 14 पे, आई 9 पे। अब अंकों को जोड़ना है, 4 4 और 8 12, 5 17 और 1 ये 18, 1 ये 19, 4 23, 23 और 7 30 तो 32। अब देखो 32 ऑप्शन में है, हाँ जी ऑप्शन ए, ये होगा आपका करेक्ट आंसर। लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर क्या आएगा, मिसिंग नंबर फाइंड करना है। तो कैसे करोगे आप लोग, बाकी में जो दो यहाँ तरीके दे रखे हैं उनमें ढूंढेंगे कि ऊपर क्वेश्चन मार्क की जगह, जैसे यहाँ 8 जैसे यहाँ 6 कैसे आया, इन दोनों का प्रयोग करके। 27 और 25 और 17, 25 और 17 बड़ी संख्या और यहाँ आ रहा है 6, ये छोटी संख्या है। बड़ी से छोटी संख्या लाने के ना आपके पास दो तरीके होते हैं। एक तो ये होता है वर्गमूल कर दो, 25 का तो वर्गमूल हो रहा है, 17 का वर्गमूल नहीं हो रहा है। छोटी संख्या करने के लिए वर्गमूल करना होता है। ठीक है, तो ये वर्गमूल वाला नहीं लगेगा, क्योंकि एक संख्या का वर्गमूल तो हो ही नहीं रहा, यहाँ इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं, इसका भी नहीं, इसका भी नहीं। इनके वर्गमूल नहीं हो रहे, बस 16 का होगा तो, लेकिन अकेले उससे काम नहीं चलेगा, तो वर्गमूल वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। फिर क्या कर सकते हैं, छोटी संख्या बनाने के लिए इन संख्याओं को आपस में जोड़ सकते हैं। जैसे 25 और 17 को जोड़ लिया, ठीक है, 25 7 32 10 42। अब 42 को देखो 6 कैसे बन सकता है, इसको मैं 7 से भाग कर सकता हूँ, 7 छंग 42। ठीक है, तो 7 से भाग करके आ रहा है। यहाँ भी देखो 38 8 46 10 56, 56 को मैं
7 से भाग करूं तो 8 आना चाहिए, 8 आ गया, ये रहा देखो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों को आपस में जोड़ना है और फिर 7 से भाग करना है। 89 6 95 10 105, 105 को मैं 7 से भाग करूं तो 7 एकम 7, 7 पंजे 35, तो यहाँ क्या आना चाहिए, 15 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। मेरे को लगता है आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसे आप सोच सकते हो। कौन सा घन खुले घन से नहीं बनाया जा सकता? दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें, या तो बन सकता है या तो नहीं बन सकता। अब उसने कहा नहीं बनाया जा सकता, तो इसका मतलब 3 बनेंगे यहाँ। तो जब भी आपके पास ऐसे एक खुला पासा हो और उससे बंद करना है पासा, तो हमें क्या करना होता है, हमें लगाना है विपरीत वाला कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। एक तो ये पता चल जाएगा आपको कि विपरीत कोण किसके होता है, कैसे निकालते हैं, और फिर ये बंद कैसे करते हैं हम। जैसे पहली आकृति होती है वो हमेशा तीसरे के विपरीत होती है, और यहाँ ये पहली इस तीसरे के विपरीत होगी, ठीक है भाई, और दूसरी हो जाएगी चौथे के विपरीत। विषम विषम के विपरीत होता है और सम सम के विपरीत होता है। तो ये सब विपरीत हमें पता चल गए। जो पासा होता है वो बंद होने में साथ में जो रहते हैं, जैसे ये इसके साथ में है, तो साथ में होने वाला कभी विपरीत नहीं होता। जो इसके विपरीत है ना, वहां इधर पीछे छिपा हुआ है, ठीक है। तो जो साथ में है वो विपरीत नहीं होगा। तो ये देख लो कौन साथ में है, तो वो उनके विपरीत नहीं होंगे, या विपरीत जो है वो साथ में नहीं होंगे। जैसे ये और ये विपरीत है, तो जहां ये होगी फिगर, वहां उस पासे में ये दिखाई नहीं देना चाहिए। अगर ये दोनों एक साथ आ गए तो आपका फिगर नहीं बनेगा। यहाँ देखो, यहाँ है ये, यहाँ ये वाला है, ये नहीं है, तो बन सकता है इसके हिसाब से, तो इसके हिसाब से तो बन सकता है, ठीक है। अब दूसरी फिगर देखो इसमें, इसके, अब इसके विपरीत कौन हो सकता है, ये वाला, ये हैश टाइप जो है वो भी नहीं है इसमें, तो इसका मतलब ये तो बन सकता है, ठीक है। अब इसके विपरीत क्या होना चाहिए, देखो यहाँ इसके विपरीत होना चाहिए ये वाला स्टार, वो है नहीं इसमें, तो इसके हिसाब से तो बन जाएगा। इसके विपरीत क्या होना चाहिए, ये भी नहीं है यहाँ, तो ये भी बन जाएगा। अब इस डॉट के विपरीत है स्टार, वो नहीं होना चाहिए यहाँ, अब वो भी नहीं है यहाँ, तो बी बन सकता है। अब जहाँ स्टार है वहाँ ये डॉट नहीं होना चाहिए, यहाँ स्टार है और ये डॉट आ गया, तो ये साथ साथ नहीं हो सकते क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत है, तो इसलिए सी नहीं बन सकता। तो विपरीत वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, है ना, ठीक है भाई। अब कथन और निष्कर्ष वाले जो भी क्वेश्चन करोगे ना, वैन आर एक बना के करना, बहुत मजा आएगा और बहुत सही है। वो तरीका यूज करोगे तो कभी गलत भी नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे उसने कहा सभी कालद घड़ियां हैं, इसका मतलब कालद को रिप्रेजेंट करें अगर हम एक आरेख से, जैसे मैं बनाऊं ये कालद, ठीक है, कुछ भी है हमें नहीं पता क्या है कालद, ये कालद का आरेख हो गया, और सभी के सभी कालद जो हैं वो घड़ियां हैं, तो ये घड़िया के अंदर आना चाहिए, यहाँ घड़ियां, ठीक है, घड़ियों के अंदर आ गया। अब उसने कहा कुछ कालद अलार्म है, अगर इस कालद का कुछ हिस्सा अलार्म में जाएगा, अलार्म ऐसे इंग्लिश में लिख देता हूँ, चलो इंग्लिश में देख लो, तो इसका मतलब जब अलार्म कालद के कुछ हिस्से को कवर कर रहा था तो उसके बीच में घड़ियों का कुछ हिस्सा भी कवर हो गया, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कुछ घड़ियां अलार्म है। तो कुछ अलार्म घड़ियां हैं, क्योंकि ये हिस्सा वो है जो अलार्म भी है घड़ियां भी हैं, तो कुछ अलार्म घड़ियां है, तो ये बिल्कुल सही है। सभी घड़ियां अलार्म है, देखो अलार्म का ये हिस्सा घड़ियों में नहीं आ रहा और घड़ियों का ये सारा हिस्सा अलार्म में नहीं आ रहा, तो ये बात तो गलत हो गई, तो केवल निष्कर्ष एक इसका आंसर होगा, दूसरे वाला तो गलत है। इंजीनियर, मनुष्य, पुरुष, अब इनमें तीनों में बनाना है आपको एक आरेख। अब इसमें ना क्या करते हैं, एक एक कैटेगरी को दूसरे से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इंजीनियर, मनुष्य, तो जितने भी इंजीनियर होंगे वो सारे के सारे मनुष्य ही होंगे, या तो भाई वो लड़की होगी या तो लड़का होगा, लेकिन लड़का और लड़की होते तो सब मनुष्य ही है ना, तो इंजीनियर पूरी की पूरी कैटेगरी मनुष्य के अंदर आती है। तो अगर ये मनुष्य है, समझो बात को, ठीक है भाई, ये मनुष्य हो गया, तो इंजीनियर इसके अंदर आएगा, ये मान लिया इंजीनियर हो गया, ठीक है, ये इंजीनियर हो गया। अब वो कह रहा है पुरुष, अब हमें पता है जितने भी पुरुष होते हैं वो सब मनुष्य के अंदर ही आते हैं, तो ये भी अंदर ही बनेगा इसके। लेकिन इंजीनियर पुरुष का क्या संबंध होता है, सबका आपस में ऊपर एक बार संबंध देख लो, उसको यहां फिर बनाओ। कुछ इंजीनियर पुरुष होते हैं, कुछ होती है महिला, तो इस इंजीनियर में से कुछ हिस्सा यहां जाएगा, वो पुरुष होगा, तो ये बनेगा इसका आरेख। मनुष्य बाहर होगा, ठीक है, तो ऑप्शन ए कह सकते हैं, ये मनुष्य के लिए हो गया बाहर वाला, ये मान लिया आपका इंजीनियर, तो ये आपका हो गया पुरुष। ए बी का पति है, तो जो भी आपका पति पत्नी वाला रिश्ता होता है वो है समान रिश्ता, बराबर, तो हम इसे यहां लिखेंगे ए बी, ठीक है, समान है। उसने कहा ए बी का पति है, तो ए है पति, ए अगर पति है तो बी पत्नी होगी, ये सिंपल सा अंडरस्टूड है भाई, ये है ना। सी बी का भाई है, बी का भाई हो गया सी,
तो ए का क्या बन गया, साला बन गया, क्योंकि पत्नी का भाई है। समझ में आ रहा है ना? ऐसे आरेख बनाओ यार, मस्त हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत आसान लगने लगते हैं, लेकिन आरेख बनने के बाद कोई कोई ओरली करने की कोशिश करता है, बहुत मुश्किल होता है, गलत आते हैं हमेशा। डी बी का पिता है, बी का पिता कौन है, डी। अब देखो मतलब एक एक स्टेप पे समझाता जाऊंगा आपको आरेख कैसे कैसे होता है। ए की पत्नी का पिता ससुर हुआ, तो ए का ससुर है डी, बी का पिता है। ई बी का बेटा है, बी का बेटा कौन है, ई है, तो मतलब वो तो ए का भी बेटा हुआ फिर, है ना, दोनों पति पत्नी है, तो ये बेटा हो गया। आरेख बनाते जाओ। एफ ए की बेटी है, ए की बेटी कौन है, एफ है, तो इसका मतलब ये दोनों बहन भाई हुए, है ना, ये बेटी है, ये बनाना है। ऐसे आरेख बना दो। एफ और डी के मध्य क्या संबंध है, एफ ये रहा, डी ये रहा। एफ की मम्मी के पिता, एफ की मम्मी के पिता को नाना कहते हैं, तो नाना और धेती, क्योंकि ये एफ जो है वो लड़की है, तो नाना धेती। ठीक है, समझ आया होगा ऐसी उम्मीद करता हूं मैं भाई। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, अब नेवर, अंडर, मेनली, सोना, ट्रेन। अब इन शब्दों में वैसे पढ़ा जाए तो कोई एक संबंध नहीं बनता है, क्योंकि नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, और ट्रेन का मतलब होता है कि कोई भी यात्रा का एक साधन। अब इनका तो आपस में कोई संबंध है नहीं। तो जब आपके पास या तो शब्दों में कोई संबंध बना हो, इन शब्दों में आपस में कोई भी एक संबंध नहीं है, जब शब्दों में कोई भी संबंध नहीं होता और रीजनिंग का क्वेश्चन होता है, तो वहां हमें ये देखना होता है सभी लेटर में, मतलब सारे शब्द जो आपको दिए इनमें कोई लेटर ऐसा तो नहीं है जो कॉमन है। जैसे यहाँ एन है, इसमें भी एन है, इसमें भी एन है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन यहाँ एन पहले नंबर पे, यहाँ दूसरे पे है, यहाँ तीसरे पे हो गया, यहाँ चौथे पे हो गया, यहाँ पांचवे पे, तो छठे नंबर पे एन आएगा, जो भी आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन में ढूंढ लो छठे नंबर पे एन को, इसमें है, इसमें तो पहले पे है, इसमें दो दो चार पाँच, इसमें पांचवे पे है, इस पे तीसरे पे है, इसमें है छठे नंबर पे, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन मार्क की जगह टर्मिनल आएगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे एम एन ओ एस टी यू, क्वेश्चन मार्क। तो पहले लेटर को पहले लेटर से कंपेयर करना होता है, ऐसा जो भी क्वेश्चन होता है। जैसे ए को मैं डी से कंपेयर करूंगा, ए होता है 1 नंबर पे अंग्रेजी वर्णमाला में, डी होता है 4 पे, फिर एच पे जाएंगे तो वो होता है 8 पे, फिर एम पे जाएंगे तो वो होता है 13 पे, एन यहाँ से जाएंगे एस पे जो कि होता है 19। रिलेशन देखो, एक में 3 जोड़ा 4 पे पहुंच गया, 4 में 4 जोड़ के 8 पे पहुंच गया, 8 में 5 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, तो इसका बाद 7 जोड़ेंगे, 19 7 26, और 26 पे होता है जेड, तो जेड से स्टार्ट होगा आपका आंसर, पहला लेटर जेड होगा, और ऐसा ऑप्शन सिर्फ एक ही है, वो है ऑप्शन सी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। विषम ज्ञात करना है, तो जब भी आपके पास ऐसे शब्द लिखे हों जिनका कोई मतलब ना बनता हो, जैसे यहाँ कोई भी लेटर, कोई भी शब्द जो चारों दिए हैं इनमें कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जिसका कोई मतलब बनता हो, तो फिर उसमें जाते हैं अल्फाबेट्स में। और अल्फाबेट्स दो तरह के होते हैं, आपको पता है, एक तो वोवेल होते हैं, एक कॉन्सोनेंट होते हैं। इस वाले में देखो सारे वोवेल लिखे हुए हैं, ए आई ई ओ यू, जबकि इसमें अल्फाबेट सारे क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं, और साथ में एक आध वोवेल भी है, तो ऑप्शन ए अलग हो गया क्योंकि इसमें सारे के सारे वोवेल लिखे हुए हैं। एक दर्पण में एक शब्द दिखने पर ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब आपको पता है दर्पण प्रतिबिंब ई अगर ऐसे लिखा है उसका दर्पण प्रतिबिंब ऐसे होता है, ठीक है। अब क्या होता है, जो दाएं पे है वो बाएं पे आ जाएगा, और जो बाएं पे है वो दाएं पे, तो मतलब जो भी इसका आंसर होगा मिरर में देखने के बाद या मिरर से पहले, अगर यहाँ एम बाद में है तो एम सबसे पहले होना चाहिए आपके आंसर के अंदर, ठीक है, और ई सबसे पहले है तो ई सबसे बाद में होना चाहिए। और कैसे होना चाहिए, ई ऐसे फॉर्म में, ऐसे फॉर्म में, ई सिर्फ इसमें दे रखा है सबसे लास्ट में, तो यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, और कोई सा मुझे देखने की जरूरत नहीं है। पेंट्री शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करने के बाद इस शब्द में कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है आजकल क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है, पेंट्री के जो है आपके लेटर्स को अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से अरेंज करना है। अब अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से कैसे अरेंज होते हैं ये उसको समझ लो। देखो सबसे पहले पी ए एन टी आर वाई इनको लिखो। अब आप देखो सबसे पहले इनमें ए आ सकता है अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से, ए के बाद ये जितने लेटर हैं इनमें सबसे पहले कौन आएगा, एन आएगा, एन 14 पे होता है, ठीक है, तो फिर एन लिख दूंगा। फिर 14 के बाद हम देखें तो पी 16 पे होता है तो पी आना चाहिए उसके बाद। फिर आर 18 पे होता है तो मैं आर को लिख दूं, टी 20 पे होता है और वाई होता है 25 पे, ठीक है। वाई लिखना है यार, मैंने नंबर लिख दिया, आप मत करना है इसे,
वैसे नंबर लिख के भी कोई फर्क नहीं है। तो y की स्थिति अपरिवर्तित रही, ठीक है। और बाकी देखा जाए तो बाकी सबकी स्थिति बदल गई है, तो सिर्फ एक ही लेटर ऐसा है जिसकी स्थिति चेंज नहीं हुई है। जिस प्रकार लोहा संबंधित है ठोस से, लोहा किस फॉर्म में पाया जाता है? भाई लोहे को आप बजा के देखो, बजेगा, उसकी जो ताकत है उसकी वजह से उसको यूज किया जाता है बाकी चीजों के लिए, है ना। तो इसका मतलब वो ठोस होता है, ठोस होने की वजह से उसको यूज करते हैं हम स्ट्रेंथ के लिए। उसी प्रकार मरकरी, तो हम कह सकते हैं लोहा एक क्या है, ऐसा पदार्थ है जो ठोस के फॉर्म में पाया जाता है। तो इसी आधार पर अगर मैं देखूं तो वो ये पूछना चाह रहा है मरकरी किस फॉर्म में पाया जाएगा। और मरकरी इकलौती ऐसी धातु होती है जो कि आपको द्रव फॉर्म में मिलती है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। दी गई श्रेणी में एक शब्द लुप्त है, चलो जी, एथनिक, आइसबॉक्स, ऑक्शन, एंटीक। मैंने आप लोगों को समझाया पहले जो पीछे एक क्वेश्चन था, अगर हमारे पास इन सब का मतलब निकलता है, जैसे इन सब का मतलब निकल रहा है, तो एक बार इनके लेटर्स देखेंगे। जैसे मैं एथनिक की बात करूं तो इसके लास्ट में आई और सी है, और जो अगला लेटर है वो भी आई सी से स्टार्ट हो रहा है। इसके लास्ट में ओ एक्स है तो अगला शब्द ओ एक्स से स्टार्ट हो रहा है। इसका ई एन है लास्ट में तो ये ई एन से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब इसके लास्ट के दो लेटर जो हैं उनसे अगला शब्द शुरू होगा, तो मतलब अगला शब्द सी से शुरू होगा और सी से सेंचुरी स्टार्ट हो रहा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन होता है रीजनिंग के अंदर, भाई इसमें हमें कहेगा साइन बदलो पहले तो, और साइन बदल के फिर इक्वेशन सोल्व करके बताओ उसका क्या आंसर होने वाला है। तो हम देखें 16 गुणा 4, तो गुणा को देखो उसने क्या कहा है, उसने कहा है गुणा का अर्थ है माइनस, तो मैं इसे लिखूंगा 16 माइनस 4, ब्रैकेट चेंज नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। फिर माइनस का मतलब समझो क्या है, उसने क्या कहा है, माइनस का अर्थ है भाग, तो इसका मतलब यहाँ भाग आएगा जो कि 3 है। फिर गुणा, गुणा का अर्थ तो अभी हमने देखा था उसका माइनस होगा 4। अब इसे पहले सोल्व कर लेते हैं, नीचे वाले को अलग से कर लेंगे। 16 माइनस 4 क्या होता है भाई 12, 12 को आपको भाग करना है 3 से और माइनस करना है 4, 3 चौक 12। अब ये ऊपर बन गया 4 माइनस 4 जो कि होता है 0, 0 को किसी से भी भाग करोगे तो 0 ही रहेगा, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रमानुसार रखें और उस शब्द को चुनें जो सबसे पहले आएगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से आप देखो ये सब में पहले तो वी आ रखा है तो इससे पता नहीं चलेगा, दूसरा लेटर सबका ओ है इससे भी पता नहीं चलेगा, इसका अगला लेटर है वाई, इसका अगला लेटर है यू, इसका अगला लेटर है एल, इसका अगला लेटर है एल। तो वाई सबसे बाद में आएगा, यू उससे पहले, तो सबसे पहले एल आएंगे, लेकिन इन दोनों में से पहले कौन आएगा, इस एल में देखो उसके बाद टी का प्रयोग हुआ है और इस एल के बाद यू का, यू बाद में आता है टी पहले, तो वोल्ट मीटर जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से सबसे पहले आएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपने जब भी ऐसे क्वेश्चन है जो बढ़ते क्रम में, जैसे ये बढ़ते क्रम जा रहा है और बढ़ता क्रम भी थोड़ी बड़ी बड़ी संख्या बनती जा रही है, तो ऐसे क्वेश्चन में माइनस प्लस को थोड़ी देर के लिए भूल जाना है। 7.5 और 15 में क्या संबंध होता है, 7.5 से डबल होता है 15, तो ये 2 गुना है, 15 का डबल 30 होता है, 30 का डबल 60, तो इसका मतलब इसका डबल आएगा 120, ठीक है, तो आंसर तो 120 है। अब उसके बाद देखेंगे माइनस और प्लस का क्या चक्कर है, पहली वैल्यू माइनस है, दूसरी प्लस, तीसरी माइनस, चौथी प्लस, तो पांचवी माइनस होनी चाहिए, तो माइनस 120 आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी में दे रखा है। उस अक्षर समूह को चुनिए जो दी गई श्रृंखला में क्रमवार रखने से श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो ऐसे उसमें ना सबसे पहले देखो कितने यहाँ लेटर्स हैं, जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हैं तो इन्हें 6 में बांट दो, 3 4 5 6 ये बांट दिया। अब देखो इसमें कुछ रिपीट तो नहीं हो रहा, जैसे यहाँ दूसरे नंबर पे ए है, यहाँ भी दूसरे नंबर पे ए है, चौथे पे यहाँ ए है, फिर यहाँ ए आ रहा है, तो जिस जगह पे इधर जो लेटर है उधर भी वही लेटर है, तो वो रिपीटेशन वाला होता है, और रिपीटेशन वाले में दोनों सेम होते हैं, जैसा इधर वैसा उधर। तो जहाँ जहाँ आपको लेटर जिसका मिले वो प्लेस फिल कर दो, जैसे पहले 2 में है बी ए, तो यहाँ बी ए कर दो, यहाँ दोगे, फिर अगले में बी ए होना चाहिए तो यहाँ बी रख देंगे, बी ए हो जाएगा, फिर ए होना चाहिए तो यहाँ ए रख दो, ए हो गया रिपीट। अब आपने क्या क्या यूज़ किया, पहले बी, फिर उसके बाद यहाँ बी, यहाँ ए, बी ए यूज किया है जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है, ये करेक्ट आंसर होगा। दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जिसे प्रत्येक प्रश्न में आकृति में निहित है, मतलब जिस भी प्रश्न आकृति में ये आकृति निहित होगी वो बताना है।
मतलब जो ऑप्शन है उनमें से ये किस में मिलेगी वो आपको बताना है। ये आप लोगों का होमवर्क है, कमेंट करके बताइएगा इसका क्या आंसर लगता है आपको ठीक होगा। मिलते हैं कल फिर नए सेक्शन, नए प्रैक्टिस सेट, नए क्वेश्चंस के साथ जो आपके एसएससी, रेलवे और पुलिस के एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए, थैंक यू।